हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के 7 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और अपनी आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ हमने अपना पहला क्वेश्चन लिख लिया है। मान लीजिए कि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है, तो सत्यापित करके बताइए फर्स्ट पार्ट में एडजॉइंट a का होल इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स के। साथ ही दूसरा पार्ट सिद्ध करके बताना है a इनवर्स होल इनवर्स इक्वल होगा a के ही। यदि हम a का 2 बार इनवर्स निकाल करके बताएंगे तो वह a के ही बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट को करने के लिए हमें यहाँ ज़रूरत होगी एडजॉइंट a के मान की, एडजॉइंट a के व्युत्क्रम के मान की, a इनवर्स के मान की और फिर उसके एडजॉइंट के मान की। तो बारी बारी से जो भी हमें a दिया गया है, सबसे पहले हम उनकी मदद से एडजॉइंट a और a इनवर्स का मान ज्ञात करके रख लें। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें a दिया गया है उसे हम यहाँ लिख लें 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। सबसे पहले हम ज्ञात करके बताएंगे डिटर्मिनेंट a का मान। तो पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रश्न करने पर 1 के साथ गुणा में पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ते हुए 3 पंजे 15, बीच में माइनस 1 एकम 1। दूसरा अवयव माइनस में लिखते हैं, -2 यहाँ लिखेंगे तो यह +2 हो जाएंगे। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने पर माइनस के 10, माइनस में 1। तीसरा अवयव प्लस लगा करके लिखते हैं, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर माइनस में 2 और माइनस में 3। इन सभी को हल कर लें तो हमें यहाँ मिलेगा 15 से 1 हटाने पर 14, -11 दूनी 22, 3 और 2 5। इन सभी को जोड़ घटा लेने पर माइनस के 13, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और जब भी डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि a व्युत्क्रमणीय है। जब a व्युत्क्रमणीय है तो हम इसके एडजॉइंट a की गणना करके बताएंगे। एडजॉइंट a की गणना करने के लिए सबसे पहले a11 का मान -1 की घात 1 + 1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे और जो भी 4 अवयव बच रहे हैं उनसे बनने वाले सारणिक का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो 5 × 15 में से 1 गए तो 14। और यहाँ -1 के ऊपर वही लिखना है जो भी हम अवयव निकाल रहे हैं, i का मान प्लस j का मान। तो 1 निकाल रहे थे तो 1 + 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा, कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, 14 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। a12 निकालेंगे तो -1 की घात 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ लेंगे, 5 दूनी 10, माइनस में 10 और माइनस में 1, कुल मिलाकर के हो जाते हैं माइनस के 11। लेकिन यहाँ जब इन्हें हल करेंगे तो 1 माइनस यहाँ से आएगा और 1 माइनस यहाँ पहले से है, तो आंसर में हमें मिल जाता है प्लस के 11। a13 निकालेंगे तो -1 की घात 1 + 3, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 5 हो जाते हैं। यहाँ से हमें चिन्ह प्लस मिलेगा, प्लस माइनस -5 ही रहेगा। इसी तरीके से बाकी सभी अवयवों के लिए इनके सहखंडों के मान भी हम ज्ञात करके लिख लें। तो यहाँ हमने बाकी सभी अवयवों के लिए भी सहखंडों की गणना करके रख ली है। इसके बाद एडजॉइंट a बराबर इन सभी सहखंडों से बनने वाले आव्यूह के परिवर्त के बराबर होता है। सबसे पहले इनसे बनने वाले आव्यूह का निर्माण हम कर लें। 14, 11, -5, दूसरी पंक्ति में 11, 4, -3, अगली पंक्ति में -5, -3 और -1। यदि इसका परिवर्त निकाल लेंगे तो हमें एडजॉइंट a का मान पता चल जाएगा। परिवर्त निकालने के लिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में लिख लेने पर तो यहाँ मिलेंगे 14, 11, -5, दूसरी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखने पर और यहाँ तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ के रूप में लिखने पर यह हमें मिल जाएगा एडजॉइंट a का मान। इसके बाद अब हमारे पास डिटर्मिनेंट a भी आ चुके हैं और एडजॉइंट a भी आ चुके हैं। इन दोनों की मदद से हम a इनवर्स का मान और ज्ञात करके बता दें। तो a इनवर्स के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि a इनवर्स बराबर होते हैं एडजॉइंट a बटे डिटर्मिनेंट a के। तो उस फॉर्मूले की मदद से a इनवर्स बराबर होंगे एडजॉइंट a बटे डिटर्मिनेंट a।
डिटर्मिनेंट ए का मान अभी हमने पीछे निकाला -13 के बराबर आया है, तो 1/-13 और एडजॉइंट ए का मान अभी जो हमने पीछे गणना की है उसे यहाँ नोट कर लें। 14 11 -5, 11 4 -3 -5 -3 और माइनस में 1। यदि यहाँ के माइनस चिन्ह की गुणा और हम अंदर कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1/13। और जो भी चिन्ह प्लस में लिखे हुए हैं उन्हें माइनस में बदल करके लिखेंगे और जो माइनस वाले हैं उन्हें प्लस लगा करके लिखेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस में 14, माइनस में 11, प्लस में 5, -11, -4, प्लस में 3, 5, 3 और 1। इसके बाद अब हम ए इनवर्स यहाँ निकाल चुके हैं। हमें अपने फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करके बताना है कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स के एडजॉइंट के। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ए के इनवर्स की गणना हम करके बता लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से अपने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर लें, क्योंकि हमने जो बेसिक हमें टर्म्स चाहिए थी वो निकाल ली हैं। एडजॉइंट ए के इनवर्स की गणना करने के लिए सबसे पहले यह जांच करनी होगी कि एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का मान कहीं 0 तो नहीं है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का मान निकाल करके बताएंगे। तो जो अभी हमने पीछे एडजॉइंट ए निकाले हैं उन्हें डिटर्मिनेंट रूप में लिख लेने पर 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और यहाँ माइनस में 1, इन्हें डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख लिया है। इसकी गणना करने के लिए पहली पंक्ति के अनुदिश चिन्ह का यदि हम प्रश्न कर लें तो 14 के साथ गुणा में पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, माइनस में 4 -3 तिया 9। दूसरे अवयव को 11 माइनस लगा करके लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने पर माइनस में 11 बीच में माइनस 5 तिया 15। अगला अवयव प्लस लगा करके लिखा जाता है, लेकिन वह पहले से माइनस चिन्ह में है तो माइनस ही लिखेंगे। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर 11 तिया 33 बीच में माइनस 5 चौक 20 माइनस के आएंगे, तो यहाँ माइनस पहले से है प्लस में बदल जाएंगे। 9 और 4 13, 13 की गुणा 14 में करने पर माइनस में 182। ऐसे ही हम इन दोनों मानों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 26। 26 की गुणा 11 में कर लेने पर साथ ही ये माइनस है और ये भी अंदर माइनस ही होंगे, तो प्लस में 286। यहाँ पर 33 में से 20 घटाएंगे, माइनस में 13 और 13 पंजे 65, कुल मिलाकर के प्लस में 65 मिल जाते हैं। इन दोनों को जोड़ करके 182 को इसमें से घटा लेने पर हमें आंसर में मिलेगा 169, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः एडजॉइंट ए व्युत्क्रमणीय होगा। जब यह व्युत्क्रमणीय है तो इसके लिए हम इनके एडजॉइंट का मान निकाल करके बताएंगे। तो हमें एडजॉइंट निकाल करके बताना है एडजॉइंट ए का, क्योंकि जब भी हम किसी का व्युत्क्रम निकालते हैं तो जिसका भी व्युत्क्रम निकाल रहे हैं उसका एडजॉइंट हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले a11 का मान ज्ञात करके बताएंगे, -1 की घात 1 + 1। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को यदि हम छोड़ लेते हैं तो जो भी अवयव बच रहे हैं उनके सारणिक को हल कर लें। 4 की गुणा -1 में करेंगे, माइनस में 4, -3 की -3 में करेंगे तो 9, यहाँ बीच में फॉर्मूले में वाले माइनस के साथ 9 और 4 13 माइनस के आएंगे, यहाँ से कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से a12 निकाल करके बताएंगे तो -1 की घात 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर माइनस में 11 और यहाँ माइनस में 15। फिर से इन सभी को हल कर लेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 26। 26 के साथ जब एक माइनस की गुणा और करेंगे, क्योंकि एक मान तो यहाँ माइनस में मिला और एक माइनस यहाँ से हल करके मिलेगा, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा प्लस में 26। इसी तरीके से बाकी सहखंडों के मान भी ज्ञात कर लेने पर, तो यहाँ हमने बाकी सभी अवयवों के सहखंडों की भी गुणा कर ली है। अब यदि हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान निकालना है तो इससे बनने वाले सारणिक के परिवर्त के मान को हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले इससे बनने वाले सारणिक के मान को लिख लें और उसके ऊपर डैश का चिन्ह लगा करके उसे लिख लें। तो पीछे जो सहखंड हमने प्राप्त किए थे उससे बनने वाले आवयव को हमने यहाँ लिख लिया है और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा इससे बनने वाले आवयव के परिवर्त के। तो यदि इसका परिवर्त और लिख करके बता दें तो हमें मिलेगा माइनस में 13, 26 -13, यहाँ 26 -39 -13, -13 और माइनस के 65। प्रत्येक पंक्ति को हमने स्तंभ के रूप में लिख करके बता दिया है। इसके बाद यदि हमें एडजॉइंट ए के इन्वर्स का मान ज्ञात करके बताना है तो वह फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, जिसका भी इन्वर्स निकाल रहे हैं उसके एडजॉइंट का मान लिखेंगे।
बटे में उसके डिटर्मिनेंट का मान लिख करके बताएंगे। तो एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना था तो उसके आगे एडजॉइंट लगा लिया और उसके डिटर्मिनेंट को हमने लिख लिया है। अभी हमने पीछे मान निकाला एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का, तो हमें 169 मिला था। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान अभी हमने ऊपर भी लिख रखा है, इसी मान को यहाँ लिख लेने पर -13 26 -13 26 -39 -13 -13 और माइनस में 65, यह मिल जाता है हमें एडजॉइंट ए के होल इन्वर्स का मान। साथ ही आप देखें यदि हम यहाँ पूरी की पूरी सारणी से 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 13 कॉमन लेने पर 13 से 169 13 बार कट जाएंगे और अंदर जो हमें मिलेगा 13 कॉमन लेने के बाद वो माइनस में 1 2 -1 2 -3 -1 -1 और माइनस में 5, यह मिल जाता है हमें 13 कॉमन लेने के बाद। इसके आगे हम इन्हें और आगे हल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे हम यहीं छोड़ देते हैं और समीकरण नंबर 1 इन्हें नाम दे देते हैं, क्योंकि जो हमें अपने फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है उसका यह LHS आ चुका है। उसके बाद हमें RHS में निकाल करके बताना है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, तो इसकी भी गणना हम करके बताएंगे इन्हें। अब हमने पहले ही क्वेश्चन में ए इन्वर्स का मान ज्ञात कर रखा है, तो उस ए इन्वर्स को हम यहाँ नोट कर लेते हैं और उसके एडजॉइंट के मान की गणना हम करके बताएंगे। तो जो पीछे ए इन्वर्स हम निकाल चुके थे हमने उसे नोट कर लिया है। यदि हम यहाँ 1/13 की गुणा अंदर और कर लेते हैं तो गुणा करने पर हमारे पास मान आ जाएंगे माइनस में 14/13 माइनस में 11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 और अगली लाइन में 5/13 3/13 और 1/13, ये हो जाता है हमारा ए इन्वर्स का मान। अब इसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले इस दिए गए आव्यूह के सहखंडों के मान हम निकाल करके बताएंगे। तो यदि हम A11 ज्ञात करके बताएंगे तो -1 की घात 1 + 1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो -4 की गुणा 1 में करने पर 4 माइनस में बटे 13 की गुणा 13 में करने पर 169, साथ ही बीच में फॉर्मूले का माइनस होता है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3 3 9 बटे में 169। यदि इन्हें आगे हल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, घात में 2 आ रहा है, केवल इन्हें जोड़ना है 9 और 4 13 माइनस में 13 बटे 169। 13 से 169 को काट और लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस में 1/13। इसी तरीके से बाकी सभी अवयवों के लिए भी सहखंडों की गुणा आपको कर लेनी है, गणना आपको कर लेनी है, उसे हम आपको लिख करके बता रहे हैं। आप उसकी कैलकुलेशन खुद से करके देखेंगे और मिलान कर लेंगे कि जो अवयव हम लिख करके बता रहे हैं आपके वह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बाकी सभी अवयवों के सहखंडों की भी गणना करके हमने यहाँ लिख ली है। इसके बाद यदि हम इनसे एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स का मान निकालें तो सबसे पहले इनसे बनने वाले आव्यूह को लिख लें। तो हमें पहला अवयव मिला है माइनस में 1/13, दूसरा अवयव 2/13, तीसरा अवयव माइनस में 1/13 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 और लास्ट में माइनस के 5/13, ये हो जाता है इसके ऊपर डैश लगाने से एडजॉइंट ए इन्वर्स का मान। यदि हम पूरे के पूरे मान में से 1/13 को कॉमन निकाल लें तो अंदर हमें मिलेगा -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और माइनस के 5 का डैश। यदि इसके परिवर्त को और लिख लेते हैं तो परिवर्त के रूप में हमें मिलेगा -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और माइनस में 5, ये हो जाता है एडजॉइंट ए इन्वर्स का मान और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप जांच करें क्या समीकरण नंबर 1 और 2 के मान बराबर बराबर आ रहे हैं। तो यदि आप पहली पंक्ति को मिला करके देखें तो बिल्कुल समान दिख रही है, दूसरी पंक्ति में भी सभी अवयव एक जैसे हैं और तीसरी पंक्ति में भी सभी अवयव एक जैसे हैं। तो इसीलिए समीकरण 1 और 2 से हम यह रिजल्ट निकाल सकते हैं कि समीकरण 1 में जो हमने एडजॉइंट ए होल इन्वर्स के मान निकाले हैं वह एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है और इसी में सेकंड पार्ट दिया गया था कि ए इन्वर्स का होल इन्वर्स ए के ही इक्वल होगा। तो अब हम ए इन्वर्स तो निकाल चुके हैं, हमें ज़रूरत है जो ए इन्वर्स का हमें आंसर मिला है उसके भी इन्वर्स के मान को ज्ञात करने की। तो सबसे पहले ए इन्वर्स के डिटर्मिनेंट का मान हम चेक करेंगे कि वह 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है।
तो यहाँ हमने अपने सेकंड पार्ट में ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात करके बताना था, तो इसीलिए ए इनवर्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ आव्यूह के साथ गुणज में एक अचर मान और आ रहे हैं। अब इन्हें कैसे हल करके बताना है डिटर्मिनेंट के साथ में, तो आप डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल होता है k की घात n गुणा a के, जहाँ n प्रदर्शित कर रहे होते हैं आव्यूह के ऑर्डर को, उसकी कोटि को। अब यहाँ जो हमें आव्यूह दिया है वो थर्ड ऑर्डर का दिया है, इसीलिए ये जो बाहर मान लिखे हुए हैं इनके ऊपर हम घात में 3 लिख करके बताएंगे, और ये जो a वाला मान है उन्हें ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। और साथ ही साथ यदि हम इनका प्रश्न और कर लेते हैं तो पहला अवयव है माइनस के 14, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके अंदर हमें मिलेगा माइनस में 4 और माइनस में 9। ऐसी दूसरा अवयव होता है माइनस में, लेकिन एक माइनस मान में भी आ रहा है, कुल मिला करके प्लस के 11 लिखेंगे। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने पर माइनस में 11 और माइनस में 15। तीसरा अवयव प्लस लगा करके लिखते हैं, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर माइनस में 33, बीच में माइनस, 4 पंजे 20, और ये वाला मान हो जाएगा प्लस में। इन्हें हल करके हमें मिलेगा 1/1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 13 की घात 3 को अभी हम ऐसे का ऐसा ही लिख लें। यदि हम इन्हें आगे हल करेंगे तो माइनस में 14, इन्हें जोड़ने पर माइनस 13, प्लस में 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 26 प्लस 5, इन दोनों को घटा लेने पर माइनस में 13 हमें मिल जाएंगे। इनकी और आगे कैलकुलेशन कर लें तो 14 माइनस 14 की गुणा माइनस 13 में करने पर हमें मिलेगा प्लस में 182, 11 की गुणा 26 में करने पर माइनस में 286, और यहाँ 13 पंजे 65। इन्हें और आगे हल कर लेने पर 1/13 की होल घात 3, यदि हम इन दोनों को जोड़ करके 182 में से घटा लेते हैं तो हमें माइनस में 169 मिलेंगे। अब 169 होता है 13 का वर्ग, 13 के वर्ग से घात 3 कट जाएगी, और यहाँ हमें हल करके मिल जाएगा माइनस में 1/13, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ए इनवर्स के होल इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला है वह 0 नहीं आया है, इसीलिए ए इनवर्स का इनवर्स अस्तित्व में है। अब ए इनवर्स का होल इनवर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की। जिसका भी हमें इनवर्स निकालना है उसका एडजॉइंट लिखना होता है और अपॉन में डिटर्मिनेंट का मान। अब ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट का मान अभी हमने ऊपर निकाला है माइनस में 1/13, और गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अभी हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था। यदि हम इस मान को अपने वहाँ उस मान से लिख लेते हैं तो यहाँ हमने अपनी समीकरण नंबर 2 से एडजॉइंट ए इनवर्स का मान यहाँ नोट कर लिया है। इन्हें आगे हल करने के लिए 13 से 13 कैंसिल हो रहे हैं, और एक जो बाहर माइनस बच रहे हैं यदि हम माइनस की गुणा अंदर कर लेते हैं तो जो भी मान यहाँ लिखे हुए हैं सभी के चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। माइनस वाले प्लस लगा करके लिखेंगे और जो प्लस में है उन्हें माइनस लगा करके लिख लेंगे। तो -2 3 1 1 1 और 5। यदि आप इसका मिलान अपने क्वेश्चन में दिए गए आव्यूह ए के साथ करके देखेंगे तो यह उसी आव्यूह ए को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात इनका मान ए के ही बराबर आ गया है। तो यहाँ हमें मिल जाता है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के ही बराबर होता है। यही हमें अपने सेकंड पार्ट में सिद्ध करके बताना था, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आव्यूह का मान ज्ञात करके बताइए। और सबसे पहले जब भी हमें आव्यूह का मान ज्ञात करना होता है तो हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन का मान ढूंढना होता है जिसे लगाने पर यहाँ एक पंक्ति या एक स्तंभ में एक जैसे अवयव बन जाएं, जिससे हम उन्हें कॉमन लेकर के आगे उन्हें हल करके बता सकें, या फिर हम कोशिश करते हैं 0 बनाने की। तो यदि आप यहाँ देखेंगे, यदि आप अपने स्तंभों को जोड़ करके देखें तो x + y + x + y जोड़ने पर हो जाएगा 2x + 2y। इस तरीके से इन तीनों मानों को जोड़ करके देखेंगे तो 2x + 2y। इसी तरीके से इन तीनों मानों को जोड़ने पर 2x + 2y, अर्थात सभी मान एक जैसा ही मान दे रहे हैं, सभी को जोड़ने पर एक जैसा ही मान हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए यदि आप यहाँ ऑपरेशन लगा लेते हैं, C1 को बदलना है C1 + C2 + C3 में, तो सारे के सारे अवयव आपको एक जैसे मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप पंक्तियों को भी जोड़ करके देखेंगे तो भी आपको यही मान मिलने वाले हैं, सभी जगह 2x + 2y ही आपको मिलेगा। तो चाहे आप पंक्तियों को जोड़ करके लिख लें, चाहे स्तंभों को जोड़ करके लिख लें, तो सभी में एक पंक्ति या एक स्तंभ में मान आपको एक जैसे मिल जाएंगे। तो यदि हम यहाँ C1 को बदल लेते हैं C1 + C2 + C3 में, तो डेल्टा का मान हमें मिल जाएगा
C1 को बदल रहे हैं तो C1 की जगह पर इन सभी को जोड़ करके लिखेंगे। तो 2x प्लस 2y जो हमें जोड़ करके मिल रहा है, यदि हम उसमें से 2 और कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 गुणा एक्स प्लस वाई, 2 गुणा एक्स प्लस वाई और 2 गुणा एक्स प्लस वाई। बाकी दूसरे और तीसरे स्तंभ में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, बाकी सारे मानों को ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर। इसके बाद यदि हम C1 से 2 गुणा एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं, C1 से कॉमन लेने पर तो हमें डेल्टा का मान मिल जाएगा 2 गुणा एक्स प्लस वाई हमने बाहर ले लिया है, और इसे कॉमन लेने के बाद जो भी मान बच रहे हैं उन्हें यहाँ लिख लेंगे। फिर से दूसरे और तीसरे स्तंभ में कोई बदलाव नहीं है, जैसे अवयव ऊपर थे ऐसे के ऐसे ही हम उन्हें लिख लेंगे। अब यहाँ हमारे एक स्तंभ में एक 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 बन चुके हैं, और जब भी हमारे पास किसी एक पंक्ति या स्तंभ में एक वाले अवयव आ जाते हैं तो वहाँ एक की मदद से बाकी दोनों एक को हम 0 बना करके बता सकते हैं। और हमें यहाँ ऑपरेशन लगाना होता है कि R2 को बदल लेंगे R2 माइनस R1 से, और R3 को बदल लेंगे R3 माइनस R1 से, क्योंकि जैसे ही R2 में से R1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और R3 में से भी R1 घटाएंगे तो भी हमें 0 ही मिल जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद डेल्टा का मान हमें मिल जाता है। पहली पंक्ति में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा कर लिखने पर एक में से एक को घटाएंगे 0, x प्लस वाई में से y को घटाएंगे x में से x प्लस वाई को घटाना है तो x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस में y हमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाने पर 0, x से y घटाएंगे x माइनस वाई, y में से x प्लस वाई को घटाना है तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस में x अब भी यहाँ बच जाएंगे। इसके बाद यदि हम इनका C1 के अनुदिश सीधे सीधे प्रश्न कर लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा C1 के अनुदिश प्रश्न करने पर डेल्टा का मान 2 गुणा एक्स प्लस वाई। पहला अवयव यहाँ 1 है तो 1 की गुणा हम करके लिखेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ लें, माइनस एक्स की गुणा एक्स में करने पर माइनस के एक्स की घात 2, बीच में माइनस वाई को जब यहाँ गुणा में लिखेंगे तो ये प्लस के वाई हो जाएंगे, और गुणा में लिखना है एक्स माइनस वाई। इन्हें और आगे हल कर लें तो 2 गुणा एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स की घात 2, वाई की गुणा अंदर करेंगे तो प्लस में एक्स वाई और माइनस में एक्स की घात 2। यदि हम पूरे मान से माइनस और कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर एक्स प्लस वाई जो मान माइनस में लिखे हुए हैं उन्हें प्लस में लिखेंगे, और जो प्लस में हैं उन्हें माइनस में लिख करके बताएंगे। यदि आप इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ में पढ़ें तो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूले होते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, तो इन्हें हम यहाँ बदल सकते हैं -2 गुणा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से। तो ये हो जाता है हमारा दिए गए सारणिक का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करके बताइए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो पहले से ही एक पूरे स्तंभ में मान आ रहे हैं, तो हमें कोई ऑपरेशन ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है जिससे मान को हम उभयनिष्ठ बना सकें और उनकी मदद से 1 बना सकें। यहाँ तो पहले से ही एक स्तंभ में सारे अवयव 1 के बराबर दिए गए हैं। तो अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 1 बनाने के बाद जो काम किया, इस 1 की मदद से बाकी इन दोनों को 0 बनाने के लिए यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे। R2 को बदल लेंगे R2 माइनस R1 से, और R3 को बदल लेंगे R3 माइनस R1 से। तो यहाँ दोनों जगह आपको 0 मिल जाएगा, और जो भी चेंजेस यहाँ इन अवयवों में आ रहे होंगे उन्हें कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ 1 0 0 मिल चुके होंगे, तो यहाँ केवल एक अवयव बच रहा होगा। यदि आप C1 के अनुदिश उसका प्रश्न कर लोगे तो आपको इस सारणिक का मान पता चल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करके देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों ऑपरेशंस को लगाएंगे और उसके बाद C1 के अनुदिश प्रश्न करने पर तो इस क्वेश्चन को आप अपने 2 स्टेप्स में ही सॉल्व कर पाएंगे, और इसका आंसर जो आपको मिलने वाला है वो x गुणा वाई मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखेंगे और आपको आंसर x गुणा वाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न को सिद्ध कीजिए। यहाँ एक सारणिक दिया गया है, इसके मान को हमें इस रूप में बदल करके बताना है। तो सबसे पहले जो भी सारणिक दिया गया है हमें वहाँ कोशिश करनी है कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाने की जिससे हमें वहाँ एक जैसे मान मिल जाएं। तो यदि आप अपनी पंक्तियों को जोड़ करके देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जहाँ हम इन दोनों में से कोई भी कॉमन मान नहीं कह पाएंगे। इसी तरीके से जब यहाँ पंक्तियों को जोड़ने पर एक जैसे मान नहीं मिल रहे हैं तो स्तंभों को जोड़ करके देख लें। तो यदि आप स्तंभों में केवल C1 और C3 को जोड़ करके देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा
यहाँ बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, अर्थात तीनों के तीनों मान हमें जोड़ने पर मिल रहे होंगे, तो उस मान को हम बाद में उभयनिष्ठ लेकर के बता पाएंगे और वह हमें फैक्टर भी चाहिए है अपने प्रूफ में। तो यहाँ हम बदलाव करेंगे, C3 को बदलना है C3 + C1 से, तो हमें डेल्टा का जो मान मिलने वाला है वहाँ हम अपने पहले और दूसरे स्तंभ को तो ऐसे ही रखेंगे, तीसरे स्तंभ में पहले वाले मानों को जोड़ करके लिखेंगे तो अल्फा + बीटा + गामा, तीनों ही अवयवों के स्थान पर हमें यही मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि हम C3 से अल्फा + बीटा + गामा को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा अल्फा + बीटा + गामा, और यहाँ अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और कॉमन लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 1 1 1। अब यहाँ में फिर से एक स्तंभ में सभी अवयव 1 के बराबर मिल चुके हैं, तो यदि हम इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बना लें तो हमें ऑपरेशन लगाना होगा, R2 को बदलना है R2 - R1 से, और R3 को बदलना होगा R3 - R1 से। तो यहाँ इस ऑपरेशन को लगाने पर हमें जो मान मिलेंगे उन्हें हम लिख लें। पहली पंक्ति में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा रहे हैं, तो बीटा - अल्फा, बीटा स्क्वायर - अल्फा स्क्वायर, और यहाँ 0। इसी तरीके से यहाँ गामा - अल्फा, यहाँ गामा स्क्वायर - अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर मान हमें मिल जाएंगे 0। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद आप यदि यहाँ देखें तो दूसरी पंक्ति में आपको बीटा - अल्फा कॉमन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यदि हम इनका प्रश्न करेंगे तो हमें एक गुणनखंड मिलता है बीटा - अल्फा, एक मिलेगा बीटा + अल्फा, तो बीटा - अल्फा को हम दूसरी पंक्ति से और इसी प्रकार गामा - अल्फा को तीसरी पंक्ति से कॉमन लेकर के बता सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बीटा - अल्फा दूसरी पंक्ति से और गामा - अल्फा तीसरी पंक्ति से कॉमन लेने पर। तो यहाँ हमने R2 से बीटा - अल्फा और R3 से गामा - अल्फा कॉमन लेने पर अपने प्राप्त सारणिक को यहाँ लिख लिया है। यहाँ हमें 1 मिल रहा है, बीटा + अल्फा 0, यहाँ 1 गामा + अल्फा और यहाँ 0। साथ ही जो हमने कॉमन लिए हैं उन्हें भी हम बाहर लिख करके बताएंगे, तो बीटा - अल्फा और गामा - अल्फा। इसके बाद क्या हम कहीं और किसी अवयव में 0 बना सकते हैं? यदि 0 नहीं बना सकते हैं तो सीधे सीधे इनका प्रश्न कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इन्हें यहाँ 0 बना करके बता दें या फिर इनका सीधे सीधे प्रश्न कर दें। तो यदि हम C3 के अनुदिश इनका सीधे सीधे प्रश्न कर लेते हैं तो हमें यहाँ डेल्टा का मान मिलेगा अल्फा + बीटा + गामा, बीटा - अल्फा गामा - अल्फा, और यहाँ जब हम C3 के अनुदिश प्रश्न करेंगे तो चिन्ह होता है यहाँ प्लस, तो 1 की गुणा पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनके साथ करने पर 1 की गुणा गामा + अल्फा में करेंगे, गामा + अल्फा बीच में माइनस, 1 की गुणा बीटा + अल्फा में करेंगे, साथ ही माइनस चिन्ह की और गुणा कर लें तो बीटा - अल्फा हमें यहाँ मिल जाएगा। - अल्फा और + अल्फा कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमें हल करके मिलेगा अल्फा + बीटा + गामा, बीटा - अल्फा गामा - अल्फा और यहाँ गामा - बीटा। अब जो हमें सिद्ध करके बताना है, यदि हम उनसे मैच करें तो बीटा - गामा, बीटा - गामा की जगह गामा - बीटा आ रहा है, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, गामा - अल्फा बिल्कुल सही आ रहे हैं, अल्फा - बीटा, लेकिन यहाँ बीटा - अल्फा है तो एक माइनस हमें यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, बाकी ये ऐसे का ऐसा ही आ रहा है। तो अल्फा + बीटा + गामा, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो अल्फा - बीटा हो जाएगा, ये अवयव ऐसे का ऐसा ही है, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालने पर बीटा - गामा, इन दोनों माइनस की गुणा करने पर यह मान प्लस हो जाएंगे, और जो भी हमें सिद्ध करके बताना है यदि हम उनके ऑर्डर को ध्यान ना दें तो हमें वही मान मिल रहा है, क्योंकि गुणा में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हमें ऑर्डर को ध्यान नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सारणिक के मान को फिर से सिद्ध करके बताना है, जो भी मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले सारणिक में हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक सारणिक में तीसरे स्तंभ के सभी अवयवों को 2 अवयवों के योगफल के रूप में लिखा गया है, और हम यहाँ सारणिक में चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सारणिक में यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को 2 अवयवों के योगफल के रूप में लिखा गया है, तो वहाँ उस सारणिक को भी हम 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पहला सारणिक पहले अवयव को लेकर के बनाया गया हो और दूसरा सारणिक दूसरे अवयव के साथ बनाया गया हो। तो यदि हम उसी प्रॉपर्टी को यहाँ लगा लेते हैं तो हमें अपने दिए गए सारणिक का मान बदल करके मिलेगा XYZ,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पहली बार में पहले वाले अवयवों के साथ लिखने पर और दूसरी बार में दूसरे वाले अवयवों के साथ इस सारणिक को लिख लेने पर। तो दूसरा वाला अवयव है पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। साथ ही आप देख रहे हैं सारणिक से हमें पी कॉमन दिखाई दे रहे हैं स्तंभ C3 से। तो यदि हम यहाँ स्तंभ C3 से पी कॉमन ले लें, पी कॉमन लेने पर यहाँ भी हमें कोई और ऑपरेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे अभी हम ऐसे का ऐसा ही लिख करके चलें। हम कोशिश करेंगे पहले इन्हें एक जैसा सारणिक बना लेने की। तो यदि हम यहाँ पी से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हमें मिल कर के बचेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। साथ ही आप देखें यदि पहली पंक्ति से तो x कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ y कॉमन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ z कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो इस सारणिक से फिर से यदि हम r1 से x कॉमन ले लेते हैं, r2 से y कॉमन लेते हैं और r3 से z कॉमन ले लेते हैं, तो हमें इस वाले सारणिक का मान मिलेगा p x y z, और यहाँ x कॉमन लेने के बाद बच रहे होंगे एक x x स्क्वायर, एक y y स्क्वायर और एक z z स्क्वायर। ये मान हमें मिल चुका होगा। यदि आप इस सारणिक की तुलना यहाँ करके देखें तो यहाँ स्तंभों के मान तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका ऑर्डर अलग है। एक 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 यहाँ तीसरे नंबर पे है, यहाँ पहले नंबर पे है। तो यदि हम इस C3 वाले स्तंभ को इन दोनों स्तंभों के आगे पास करा देते हैं, इसे इनकी जगह से परिवर्तित कर देते हैं, तो शायद हमें ये सारणिक दोनों बराबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम एक ऑपरेशन लगा लें, हम यहाँ पास करा दें C3 को इन दोनों के आगे पहुंचा दें, पास C3 ओवर C2 और फिर उसके बाद C1 से। तो हमें सारणिक का मान, क्योंकि हम दो स्तंभों के साथ इनका मान बदल रहे हैं, जब भी एक बार बदलते हैं तो -1 की गुणा करते हैं, दो बार बदलेंगे तो -1 की दो बार गुणा करके बताएंगे। तो यह मान अब सबसे आगे पहुंच गए होंगे, इनके आगे नहीं लिख के बताएंगे 1 1 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसके बाद आप देखें तो अब ये दोनों सारणिक एक जैसे हो चुके हैं। यदि हम इसे कॉमन ले लें एक समीकरण की तरह, तो एक बार तो यह सारणिक मिलेगा और पीछे कॉमन लेने पर इनका मान तो एक हो गया, प्लस में पी एक्स वाई जेड। कॉमन लेने के बाद हमें अपने मान मिल जाते हैं 1 + pxyz इंटू में यह सारणिक। अब फिर से एक स्तंभ में एक अवयव आ चुके हैं, तो फिर से इन एक की मदद से बाकी दोनों को 0 हम बना सकते हैं। तो हमें ऑपरेशन लगाना होगा, r2 को बदलना है r2 - r1 से और r3 को बदलना है r3 - r1 से। ये क्वेश्चन बिल्कुल इससे पहले किए गए क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा आपको दिए गए थे, बाकी पूरा का पूरा सारणिक बिल्कुल इसी मान को प्रदर्शित कर रहा था। तो यदि आप उसकी तरह भी इसे हल करेंगे तो आपको वही मान मिलने वाले हैं। फिर भी आप एक बार और समझ लीजिए कैसे इस सारणिक को हल करना है। पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं किया, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा के लिखेंगे तो 0, यहाँ y - x, वाई स्क्वायर - एक्स स्क्वायर। तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा के लिखेंगे 0, z - x और यहाँ z स्क्वायर - एक्स स्क्वायर। तो यदि आप यहाँ ध्यान दें तो दूसरी पंक्ति में से y - x कॉमन ले सकते हैं और तीसरी पंक्ति से z - x कॉमन ले सकते हैं। तो इन्हीं मानों को कॉमन लेने पर y - x हमने ले लिया r2 से कॉमन और z - x ले लिया हमने r3 से कॉमन। ये आप लिख करके इन्हें बता सकते हैं। तो पहली पंक्ति में तो कोई बदलाव नहीं किया, r2 से y - x कॉमन लेने पर 1। यहाँ जब इनके फैक्टर करेंगे तो इनके फैक्टर होते हैं y + x गुणा में y - x। अब माइनस वाले टर्म को तो हमने बाहर ले लिया है, प्लस वाला बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हमें मिल जाएंगे z + x। यदि हम यहाँ इस वाले मान को और 0 बनाने की कोशिश करें तो यदि हम r3 को बदल देते हैं r3 - r2 से, तो डेल्टा का मान हमें मिलेगा 1 + pxyz इंटू y - x इंटू z - x। और यहाँ पहली और दूसरी पंक्ति में कोई बदलाव हमें नहीं करना है, केवल तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा के लिखना है। 0 से 0 घटाएंगे 0, 1 से 1 घटाएंगे तो भी 0, z + x से y + x घटाना है, x से x कैंसिल हो जाएगा और z - y हमें मिल जाएगा। इसके बाद C1 के अनुदिश इनका प्रश्न कर लेने पर 1 + pxyz y - x z - x प्रश्न करने पर 1 की गुणा करनी है। कितने मान में? पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 की गुणा z - y में और माइनस में 0, तो माइनस में 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमें सिद्ध करके बताना है वहाँ 1 + pxyz ऐसे ही आ रहे हैं, उसके बाद x - y,
लेकिन यहाँ तो एक माइनस की कमी है, तो यदि हम यहाँ माइनस कॉमन निकाल लें तो x माइनस वाई हो जाएंगे, तो एक माइनस तो यहाँ से आ गए। उसके बाद y माइनस जेड, ये भी उल्टे आ रहे हैं, एक माइनस हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो ये भी y माइनस जेड हो जाएंगे, और ये दोनों माइनस माइनस हमें कुल मिलाकर के प्लस चिन्ह ही देने वाले हैं। उसके बाद z माइनस एक्स ऐसी का ऐसा ही हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो जाता है जो ये हमसे सिद्ध करके पूछ रहे थे। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।